जय हिंद दोस्तों। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी और खास बात मेरी क्लास की ये होगी कि मैंने क्लास को कुछ इस तरीके से नोट्स बना गया है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता ना कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप आज की क्लास उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं। अगर आप सच में नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी कम मेहनत में, तो आज की क्लास को पूरा अच्छे से अटेंड करिएगा। देखिए, मेरी क्लास जो होती है दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी इंग्लिश वाली, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तब भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तब भी। चलिए, सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हम यहाँ पे देखते हैं संश्लेषित रेशे होते क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वही होते हैं जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड मतलब होते हैं जो इंसान बनाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनों पर ध्यान दीजिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, अब लिखा क्या है, लिखा है कपास, ऊन, रेशम। ये सारी चीजें किससे प्राप्त होती हैं? ये प्राप्त होती हैं पौधों और जंतुओं से। तो पौधों और जंतुओं से चीजें प्राप्त हो रही हैं और ये क्या है? ये प्राकृतिक रेशे हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन दे देगा आपको कि कौन से मतलब चार ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन में बोलेगा कि कौन सा नेचुरल फाइबर है कि कौन सा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है, कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा वही होता है जो पौधों और जंतुओं से बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कपास हमें कैसे प्राप्त होता है? कपास के पौधे से, कॉटन के पेड़ से। अब ये ऊन कैसे प्राप्त होता है? ये एनिमल से प्राप्त होता है, शीप से प्राप्त होता है। अब रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है हमें सिल्क वॉर्म से। ठीक, तो हमें एनिमल और प्लांट से जो रेशे मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। अब इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें है कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन। ये क्या होते हैं? ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। कुछ केमिकल्स से लेकर के मिलते हैं ये रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन सिंथेटिक फाइबर। ठीक, तो इसका सारा नाम ध्यान से रखिएगा। ऐसे फाइबर जो इंसान बनाते हैं कुछ केमिकल्स से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, मोती है, मोती की माला है, ये इस तरीके चीजें बनी हुई हैं। तो इसमें खास क्या है, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और इसको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये देखिए, ये एक स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, मतलब छोटी छोटी जो चेन है उससे मिल करके ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सेम इसी तरीके से रेशा भी बनता है। इसी तरीके से रेशा कैसे बनेगा? छोटी छोटी यूनिट्स को मिला करके एक बड़ी यूनिट बनती है, जो और बड़ी यूनिट से वो रेशा बन जाता है। ठीक, अब हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित रेशा भी इसी तरह से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के एक बहुत बड़ी इकाई बनती है। ठीक है, और संश्लेषित रेशा किससे बनता है? केमिकल चीजों से बनता है ना, केमिकल चीजों से बनता है। तो वो केमिकल का होगा छोटा छोटा इकाई, और जब वो केमिकल का होगा और रिपीट में होगा ना, एक ही तो होगी नहीं, रिपीटेड होगी। अब रिपीटेड होगी तो पॉली हो गया, पॉली मने हो गया रिपीटेड, तो उसी से बना है पॉलीमर्स। ठीक है, अब चलिए, पॉलीमर्स मतलब बहुलक रेशा। ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो होते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, वो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, मतलब एक ही जो स्मॉल यूनिट्स है उसी से मिलकर के बनते हैं। ठीक, अब चलिए, यहाँ पे अब मैंने लिखा है पॉलीमर्स जो है ग्रीक वर्ड है, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड ग्रीक है कि नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पॉली और मर दोनों ही ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है भाग या इकाई। तो जिसके अनेक भाग और इकाई हो, ठीक है, अनेक भाग छोटे 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 और इकाई हो, तो उसे ही हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो सिंथेटिक रेशा है ना, ये सिंथेटिक रेशा बहुलक है। क्या है? बहुलक है। और ये सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये पॉलीमर है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आप समझते जाएंगे इसी तरह से। तो अब चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? एक पॉलीमर जो एक बहुलक होता है, बहुत सी इकाइयों को दोहराने से मिलता है, मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक, आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी से लिया है। ये लिखा है कि बहुलक प्रकृति में भी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो है सिंथेटिक ही बहुलक होता है, प्रकृति में भी पाया जाता है। कौन सा बहुलक? ये कपास भी एक तरह का बहुलक है। अब ये कपास भी एक तरह का बहुलक है जो क्या कहलाता है?
कहलाता है? जो सेल्यूलोज कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कपास किस प्रकार का बहुलक है या क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये सेल्यूलोज कहलाता है। और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। अब कैसे? देखिए, छोटी छोटी इकाई ग्लूकोज की हुई और ग्लूकोज से बन गया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बन गया कपास। ठीक, चलिए अब ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ये एनसीईआरटी में, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं जो सिंथेटिक रेशियो होते हैं, जो संश्लेषित रेशियो होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था रेयॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो शुरू में लाइन में क्या देखा था? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलीन। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में आपको समझाएंगे कि ये इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, ठीक है। अब जो रेयॉन होता है ना, रेयॉन जो है वुड पल्प से बनता है। बनता किससे है? नेचुरल चीजों से बनता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल है, नहीं, नेचुरल चीजों से बना जरूर है, लेकिन ये बना है मैन मेड, इंसानों ने बनाया है। प्रकृति ने अपने आप खुद नहीं दे दिया। प्रकृति अपने आप हमको ऊन देती है, वूल देती है, कॉटन देती है, कपास देती है, सिल्क देती है, लेकिन ये जो रेयॉन है ना, ये जो है इंसानों ने वुड पल्प से बनाया। जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की लुगदी से बनाया है, उससे बनाया, उसमें मतलब कि केमिकल वगैरह रिएक्शंस करा के, रासायनिक उपचार करके उससे हमने रेयॉन बनाया है, ठीक है। तो इसलिए रेयॉन सिंथेटिक हो गया। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये जो रेयॉन होता है ना, इसको बोलते हैं कृत्रिम रेशा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। देखिए बन गया एक क्वेश्चन, यहां से बन गया एक क्वेश्चन। तो मेरी क्लास में खास यही है कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीजें जरूरी हैं वो आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो कृत्रिम रेशा कहा जाता है, कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है? कृत्रिम रेशा कहा जाता है रेयॉन को। अब रेयॉन क्या होता है? रेयॉन मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक स्रोत से बना होता है, ठीक है। रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन ना क्या होता है कि रेशम की तरह ही दिखने वाला होता है, रेशम की तरह ही थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए रेशम की एक आप फोटोकॉपी कह सकते हैं इसको, ठीक। और रेशम से सस्ता होता है। अब क्या है कि रेयॉन को अगर कपास के साथ मिलाते हैं, मिला करके हम क्या बनाते हैं? बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फोटो आपके एनसीईआरटी की है। और रेयॉन को ऊन के साथ मिला करके हम कालीन, गलीचा, ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक। अब रेशम कीट से, देखिए जो रेशम होता है ना, वो कीट से प्राप्त किया जाता है, की खोज चीन में हुई थी। ये अलग चीज है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि रेशम जो है ये कीट, यहाँ पे कॉमा लगेगा, रेशम कीट से प्राप्त की होता है, की खोज, इस चीज की खोज की कीट से प्राप्त होता है, ये चीन में हुई थी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और इसीलिए रेयॉन की, और उस टाइम क्या होता था, रेशम बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसलिए उसकी फोटोकॉपी आ गई। देखिए कोई चीज महंगी होती है तो उसकी फोटोकॉपी आ जाती है मार्केट में। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे था नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन भी मानव निर्मित रेशा है। और ये किन किन तत्वों से बना हुआ है? जैसे रेयॉन आपका वुड पल्प से बना है, तो ये जो नायलॉन है ये बना है कोयले से, जल से, वायु से, मतलब कोल से, वाटर से और एयर से बना है मिलकर के नायलॉन। तो इसका निर्माण 1931 में हुआ। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये पूछा जाता है ना, पूछा जा सकता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित। अब प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मानव ने तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ रॉ मटेरियल, जो हमने रॉ मटेरियल यूज करके बनाया, वो भी क्या है? कोयला है, ठीक है, जल है, वायु है, ठीक है। ये संश्लेषित रेशा, इसीलिए इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहते हैं। अगर क्वेश्चन बने तो आप बता देना कि नायलॉन, ठीक। अब नायलॉन की क्वालिटी क्या होती है? नायलॉन जो होता है, नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। तो एक नायलॉन का तार, ध्यान दीजिएगा, एक नायलॉन का अगर आप तार लेते हैं तो वो स्टील के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है। तो अब नायलॉन के तार से बनता क्या क्या चीजें हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो नायलॉन के तार से बनती है जुराबे, मतलब सॉक्स बनती है, जो आपके मोजे वगैरह होते हैं वो बनते हैं। रस्से, तंबू, जो टेंट वगैरह है, टेंट, ब्रश, कार की सीट के पत्ते, कार में जो सीट बेल्ट होती है वो, स्लीपिंग बैग और पर्दे वगैरह, जो कर्टेन वगैरह होते हैं, और पैराशूट के रस्से, चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्से होते हैं, वो सब किससे बनती है? वो सब नायलॉन से बनती है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, एप्लीकेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ये नायलॉन है, इसको कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है? यहाँ पे इन जगहों पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, नायलॉन से बने रेशे से, ये देखिए पैराशूट के रेशे बने हुए हैं, और चट्टान पे बढ़ने के लिए, चट्टान पे चढ़ने के लिए जो रस्सी है वो है, ठीक है। ये सारी चीजें नायलॉन से निर्मित है। ये फोटो आके एनसीईआरटी में दी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये सिंथेटिक फाइबर का तीसरा टाइप पॉलिस्टर और एक्रिलीन। पॉलिस्टर और एक्रिलीन के बारे में हम देखते हैं। देखिए इस रेशे से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। देखिए ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कपड़ा होता है या कौन सा ऐसा रेशा होता है जिससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो पॉलिस्टर से बने कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और सिलवटें मतलब होता है व्रिंकल्स, और ये काफी क्रिस्पी रहता है, मतलब कड़ा रहता है, और सफलतापूर्वक क्या होता है, ये सफलतापूर्वक धुल जाता है, घुल नहीं धुल, धा से धुल। तो ये आसानी से हम इसको वॉश कर सकते हैं। तो पॉलिस्टर से क्या क्या बनता है, पॉलिस्टर से कमीज बनती है, परिधान मतलब क्लोथ्स वगैरह बनते हैं। तो अब ये टेरिलीन क्या है, टेरिलीन भी एक तरह का लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, और इससे कई तरह तरह के डिजाइनदार कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो टेरिलीन अगर पूछे कि ये क्या है, टेरिलीन भी एक तरह का पॉलिस्टर है, ठीक। अब ये देखिए, ये जो है पेट, PET पेट, वो आपका पेट क्वालिफाई करने वाला नहीं, ये वाला पेट यहाँ पे है पॉली एथिलीन टेरिफ्थलेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पॉली एथिलीन टेरिफ्थलेट। तो ये एक पॉलिस्टर है। इसका उपयोग किस में होता है, बर्तन में होता है, ठीक है, फिल्म में होता है, तार में मतलब वायर में होता है, और बॉटल में होता है, ठीक है, पेट का उपयोग। अब ये पॉलिस्टर बना किससे है, दो शब्दों से बना है, पॉली और एस्टर। और इसमें एस्टर क्या होता है, एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से रसायन ऐसे होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, तो एस्टर, ठीक है, एस्टर। अब चलिए नेक्स्ट इसमें ये है कि ये पॉलीकॉट किससे बना हुआ है, पॉलीकॉट मतलब पॉलिस्टर से बना है, और कॉटन, कॉटन और पॉलिस्टर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीकॉट बन जाएगा। इसी तरह से पॉलिस्टर और वूल को मिला दोगे तो पॉली वूल बन जाएगा। और टेरिकॉट कैसे बनता है, टेरिलीन और कॉटन को मिलाने से टेरिकॉट बनता है। देखिए एक्रिलीन से अपेक्षाकृत सस्ते और सर्दियों के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे, ऊन के कपड़े, ऊनी कपड़े बनते हैं जो कि सस्ते होते हैं, तो एक्रिलीन से, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट इसमें है कि पॉलिस्टर रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। यहाँ बुराई ये है कि गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में या फिर रसोई घर में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला इतनी बार पूछा गया, मतलब अलग अलग जगह एग्जाम में पूछा गया है, नहीं कि एक एग्जाम में। आप चाहे टीचिंग के हो चाहे नॉन टीचिंग के हो। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें मिलेंगी आपको जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और वैल्यूएबल होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला में पूछते हैं क्वेश्चन, प्रयोगशाला में कौन से मतलब कपड़े मना होते हैं, किस चीज के कपड़े मना होते हैं, कॉटन के कि किस चीज के, तो मतलब चार ऑप्शन को अपना बना देंगे। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा पॉलिस्टर के। तो पॉलिस्टर से बने कपड़े जो होते हैं गर्म करने पे पिघल जाते हैं, इसलिए पॉलिस्टर के कपड़े हमें रसोई घर में उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नोट है, नोट क्या है, नोट है सभी रेशे, सभी जितने भी रेशे होते हैं, वो भी जो संश्लेषित रेशे होते हैं, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाता है से विविध प्रक्रमों द्वारा बनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, ठीक है, जितने, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो उसमें मेन रॉ मटेरियल यूज होता है, वो यूज होता है पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट एज अ बेसिक रॉ मटेरियल यूज होते हैं संश्लेषित रेशा में, ठीक। तो अब चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संश्लेषित रेशे के कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुणधर्म हैं उनके, मतलब कुछ मेन उसके होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या क्या है देख लेते हैं। ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं, कम, अगर हम इनको पानी में भिगोएंगे तो देखिए कॉटन होता है ना, कॉटन जो है पानी काफी अच्छे से सोख लेता है, काफी अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन
जो ये पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, जो ये सिंथेटिक कपड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कम जल सोखते हैं, ठीक है, और सूखने में भी कम समय लगते हैं, आराम से सूख जाते हैं सिंथेटिक कपड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक प्लास्टिक के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए हाईलाइट करी है। अगर आपकी आज की क्लास आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या है। इसमें आगे है प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक के बारे में क्या कह रहा है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुलक है, ये भी पॉलीमर ही है। तो इसमें इसमें दो तरह की बनते हैं पैटर्न दो तरह के बनते हैं। एक तो रेखीय पैटर्न होते हैं इस तरह से, एक क्या होते हैं, एक इस तरह से रेखीय पैटर्न होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, ठीक है, एक रेखीय होते हैं, ऊपर नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पैटर्न होते हैं। दो तरह के पैटर्न बनते हैं प्लास्टिक में, ठीक। अब प्लास्टिक का हम देख लेते हैं क्या है इसका। और प्लास्टिक सभी संभव आकारों और साइज में उपलब्ध होता है। तो सही बात है, आज कल हम प्लास्टिक से क्या नहीं यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक से तो हर चीज यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक का जो प्लास्टिक हर संभव आकार और साइज में हम उपलब्ध कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को पुनः चक्रण कर सकते हैं, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब उसको गला के कंपनी में और फिर दूसरी चीज हम बना सकते हैं, ठीक है, और हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फिर से दूसरा कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम रंग सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक। और इसको बेल करके प्लास्टिक को हम चादरों में भी बदल सकते हैं। कई जो शेड्स आती हैं वो भी प्लास्टिक की बनती हैं। और तारें जो होते हैं, मतलब प्लास्टिक की भी बनती हैं। तारें जो तार होते हैं ना, जो ये सब तार वगैरह हैं, तो ये सब क्या है, ये सब प्लास्टिक ही तो है। तो और ये जो चीजें हैं जो घरेलू हैं, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक की ही बनी है। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैली बनाने में काम आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, ठीक है। गर्म करेंगे तो विकृत हो जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, बोतल वगैरह होती है ना, गर्म बोतल में अगर गर्म पानी डाल तो बोतल ऐसे विकृत हो गया, तो मतलब खराब, मतलब कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुड़ गया, तो वो कौन से प्लास्टिक से बनता है, पूछा जा सकता है। तो कौन से प्लास्टिक से बनता है, वो बनता है थर्मोप्लास्टिक से। उस प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। उस प्लास्टिक का नाम होता है थर्मोप्लास्टिक। अब उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पॉलीथीन होते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह हम यूज करते हैं। पीवीसी, ये भी थर्मोप्लास्टिक ही है। अब इसका उपयोग जैसे कंघी में होता है, खिलौने में होता है, और अलग अलग तरह के पात्र, मतलब बर्तन वगैरह। तो ये सब क्या होता है, ये सब थर्मोप्लास्टिक से बनता है, ठीक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिन्हें एक बार हम सांचे में डाल देते हैं तो फिर हम उन्हें गर्म करके नरम नहीं कर सकते, गर्म करके हम उन्हें सॉफ्ट नहीं कर सकते। तभी तो जो टी का पैन होता है, मतलब टी का पैन मतलब चाय का, जो चाय बनने वाले भगोने का, जो भी आप क्या बोलते हो उसको, उसका जो पैन होता है, जो पकड़ने वाला होता है, वो देखिए वो प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन कौन से प्लास्टिक का होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। तो कौन सा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है, ताकि वो ऊष्मा से एक बार उसको तो ढांचे में ढाल दिया गया, लेकिन फिर उसको गर्म करके वो सॉफ्ट नहीं होगा, तभी तो वो पिघलता नहीं है गर्म करने पे, ठीक है। अब एकदम से ही आग में लग देंगे तो फिर तो दिक्कत तो है ही। देखिए अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये दो तरह का है, एक बेकेलाइट, एक मेलामाइन, ठीक। बेकेलाइट में क्या होता है, बेकेलाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्या होता है, कुचालक मतलब ये होता है कि जिसमें उस चीज का चलन ना हो, ठीक है। कैसे, जैसे ऊष्मा है, ठीक है। अब ऊष्मा का, अगर वहां ऊष्मा उस जगह से चल के नहीं जा सकती, मतलब उस रास्ते से चल के नहीं जा सकती, तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा प्लास्टिक है, ये बेकेलाइट प्लास्टिक है। जैसे चाय का पैन होता है, बिजली का स्विच वगैरह होता है ना, बर्तनों के जो हत्थे वगैरह होते हैं, वो कौन से प्लास्टिक से बनते हैं, वो बनते हैं बेकेलाइट से, ठीक है। ये देखिए ये बेकेलाइट से, और ये बेकेलाइट किसका उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, ठीक। अब ऊष्मा का और विद्युत का, इसमें विद्युत भी नहीं आ सकती है, इसीलिए जो टेस्टर वगैरह होते हैं, तो उसमें कौन सा प्लास्टिक पीछे लगा होता है, वो उसमें बेकेलाइट प्लास्टिक लगा होता है, ठीक है। मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन होता है आग प्रतिरोधक, मतलब कि उसमें आग से वो आग को से प्रतिरोध करता है, मतलब आग उसमें जल्दी नहीं लगती। तो अब जैसे ये टाइल्स है,
टाइल्स हो गया, रसोई के कुछ बर्तन। अब ये देखिए जो माइक्रोवेव है उसमें बर्तन कुछ इस तरीके के होते हैं जिनको आप रखते हैं, खाना तो गर्म हो जाता है लेकिन वो बर्तन नहीं खराब होता। तो वो बनता किससे है? वो बनता है मेलामाइन से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइक्रोवेव में जो भी बर्तन यूज होता है वो किस चीज का बना होता है? तो मेलामाइन का बना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट है कि प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक चॉइस करें कि प्लास्टिक हम चलिए आगे से यूज करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? प्लास्टिक की क्या कुछ खासियत है क्या? प्लास्टिक देखिए सबसे पहले तो हल्का होता है और ये सस्ता भी मिलता है, स्टील वगैरह से सस्ता मिलता है, अच्छे सामर्थ्य का भी होता है, उपयोग में आसान होता है, कार, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि भार इसका हल्का होता है। तो सोचिए इतने बड़े बड़े जगहों पे प्लास्टिक एज चॉइस, प्लास्टिक को हम चॉइस कर रहे हैं, इसलिए चॉइस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज की वजह से चॉइस कर रहे हैं। देखिए प्लास्टिक और भी क्या होता है, प्लास्टिक जो है क्रिया नहीं करता ज्यादा चीजों से, जैसे नॉन रिएक्टिव होता है प्लास्टिक। कैसे? अब देखिए जैसे अगर आप लोहे का चीज यूज करेंगे तो लोहे का जंग लगने का खतरा होता है ना, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए नॉन रिएक्टिव होता है। अब प्लास्टिक होता है हल्का, लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, मतलब चिरस्थायी, बहुत दिनों तक चलने वाला। ठीक है, और प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है ऊष्मा और विद्युत का, देखिए ऊष्मा और विद्युत दो अलग अलग चीजें, तो दो अलग अलग चीज का ये पुअर कंडक्टर है। इसमें ऊष्मा भी नहीं जल्दी गर्म नहीं कर सकती इसको, और जल्दी इसमें जो विद्युत रहता है विद्युत भी नहीं जाएगा, तभी तो बिजली के तार वगैरह जो यूज होते हैं और मतलब जितने भी तार ऐसे यूज होते हैं जिसमें बिजली प्रवाह करती है तो ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इसीलिए ठीक, क्योंकि उसमें प्लास्टिक प्रवाह, उसमें जो ऊष्मा या फिर उसमें बिजली प्रवाह नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। तो अब यूज ऑफ प्लास्टिक देखते हैं, जैसे मेडिसिन में भी होता है ना, मेडिकल फील्ड में भी होता है। तो जो घाव होते हैं, जो इंजर्ड इंसान होते हैं, उनके जो घाव होते हैं उनको सीने हेतु जो धागा, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह में जो धागा होता है वो भी उसमें भी प्लास्टिक का यूज होता है। दवा की जो गोलियां होती हैं उसको भी पैक करने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। सिरिंज, चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं, माइक्रोवेव का पात्र, देखिए यहाँ पे आ गया माइक्रोवेव का पात्र। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो टेफ्लॉन होता है ना, टेफ्लॉन जो बोलते हैं ना, नॉन स्टिक पैन में जो एक लेयर होती है वो टेफ्लॉन की होती है। ठीक है, पूछ सकते हैं नॉन स्टिक पैन में किस चीज की लेयर होती है? तो नॉन स्टिक पैन में होती है टेफ्लॉन की लेयर। ठीक है, तो जिससे तेल और जल नहीं चिपकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और है, तो एक चीज और आपके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, आपके एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से मैंने लेकर के बनाए हैं, जो कि अगर आप टीचिंग का कर रहे हो, नहीं नॉन टीचिंग का कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस जो कुछ भी हो, एनसीईआरटी तो सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो कौन से प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई कपड़े को धारण करते हैं? तो वो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है उस कपड़े में, उनके कपड़े में, तो जो अग्निरोधक होते हैं, जो मतलब उसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनमें मेलामाइन प्लास्टिक के कपड़ों का यूज होता है। ठीक, अब चलिए आते हैं यहाँ पे जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती हैं? जो पदार्थ, जो सब्सटेंस होते हैं वो जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित होते हैं, तो जीवाणुओं द्वारा जो भी पदार्थ अपघटित हो जाते हैं वो उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हुए, कागज वगैरह हुए, आप फेंक दिए, ये कुछ दिनों में सड़ जाते हैं। तो ये सड़ते कैसे हैं? जीवाणुओं से द्वारा सड़ जाते हैं बड़े आराम से, तो इन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव का निम्नीकरण। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हुआ सब्जी के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये सब क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, कई वर्ष लग गए, मतलब अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं उसको विघटन होने में, बहुत धीमे होते हैं, तो जैसे उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे टिन है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक वगैरह है,
ये सब है। अब ये बताइए, आप इतनी सारी चीजें प्लास्टिक की यूज तो करते हो, लेकिन अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो जैव निम्नीकरण नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब पोल्यूशन तो एयर मतलब एयर पोल्यूशन भी करता है। एयर पोल्यूशन कैसे करता है? अगर आप उसको बर्न करोगे ना तो उसमें से जहरीली गैस निकलेंगी, पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं, जहरीली गैस निकलती है और अच्छे से वो बर्न भी नहीं होता, अच्छे से वो आग भी नहीं लगता उसमें, तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को दूषित करता है। अब यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए, कपास और जूट की चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसमें है कि पुनर्चक्रण के समय कुछ, देखिए अगर हम कोई चीज का पुनर्चक्रण करते हैं, मान लीजिए प्लास्टिक का कोई पुनर्चक्रण कर रहे हैं, जो हमने किचन का डब्बा लिया, ठीक है, उस डब्बे को हमने मतलब वो डब्बा टूट गया हमारा किसी तरह से, फिर हमने उसको क्या किया कि हटा दिया, तो दे दिया किसी को, फिर वो क्या कि उससे रिसाइकल, जब वो रिसाइकल में गया तो वो क्या होगा ना कि उसको गलाया जाएगा, और गलाया जाएगा फिर उसमें कलर डाला जाएगा, फिर उसमें जो कलर डाला जाएगा कुछ मतलब कुछ और भी बनाया जाएगा, तो जिससे जो नया प्लास्टिक बनेगा फिर वो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने खाने वाले पदार्थों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हम उसमें खाने वाले पदार्थों का संचय नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसलिए पुनर्चक्रण के बाद एक चीज ये भी नुकसान होती है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे कुछ 5R सिद्धांत दिए गए हैं। ये जो 5R सिद्धांत है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही चीज तो यहाँ जरूरी है। चलिए अब ये जो 5R है यहाँ पे हम देख लेते हैं 5R होते क्या हैं, जो जिन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए। 5R है, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है जब हम किसी चीज का इस्तेमाल कम करें, बिना मतलब के फालतू में डब्बे 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 इतना ना खरीदें, मतलब बिना मतलब के इतने कपड़े नहीं खरीदें, अरे मतलब जितना आपको यूज हो आप उतना खरीदो, ये नहीं कि बस बिना मतलब कि आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, तो ये गलत चीज है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चीजों रिड्यूस करना है, मतलब कि उपयोग ही कुछ कम करना है। रीयूज करना है, अब रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी डब्बे में लेके आया कोई चीज, ठीक, अब उस डब्बे को आप फेंक देंगे, वो क्या वो चीजें अगर उस डब्बे में से खत्म हो गई तो क्या वो चीजें फेंक देंगे? नहीं, आप उसको उस डब्बे में कुछ और फिल करके रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सोचिए कि आप उसका पुनः यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक। रीयूज में हो गया। अब रिसाइकिल, रीयूज के बाद आता है नंबर रिसाइकिल का, हम उसे रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं, ये नहीं कि कचरा में फेंक दिए तो फेंक दिए, नहीं, कुछ आते हैं कुछ लोग खरीदने के लिए कचरा, तो हम उनको दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकिल के लिए वहां पे जाएगा। अब ये रिसाइकिल अब हम पुनर्चक्रण के लिए तो दे दें, फिर उसके बाद हमें फिर उन चीजों को फिर उनसे कुछ जो नई चीजें बनी है हमें उन चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइकिल के बाद जो नई चीजें बनी है हमें फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब रिफ्यूज क्या करना है, या तो फिर भाई हम उपयोग से ही बचें, ठीक है, मतलब हम जो है हमें उपयोग ही नहीं करना है इन चीजों का, यही इसका मतलब होता है कि मतलब कि हम प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें। जैसे वन टाइम प्लास्टिक होता है ना, मान लीजिए को ऐसे बहुत सारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं जो जिन्हें हमें क्या करना है, उपयोग से ही बचना है, तो इस तरह से हम रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका 5R का सिद्धांत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे चीजें मिलने वाली हैं आपके ही काम की, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी होती है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।